चलिए आज भारत के बदलते कानूनी ढांचे की एक बहुत ही अहम कड़ी को समझते हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज हम इसी के अंदर झांककर देखेंगे कि हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स यानी आपराधिक अदालतें अब किस तरह से बनाई गई हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर न्याय की पूरी इमारत टिकी होती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब असल में अदालतों की बनावट और उनके पूरे स्ट्रक्चर में ही छुपा हुआ है। कौन सी अदालत के पास कितनी शक्ति है और ये शक्ति आती कहाँ से है, यही वो ढांचा है जो तय करता है कि देश में इंसाफ का पहिया कैसे घूमेगा। तो ये जो नई संहिता है, ये पूरे भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स का एक नया नक्शा तैयार करती है। और इसे समझना मतलब हमारे लीगल सिस्टम की एकदम बुनियादी बात को समझना है। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ कर लेते हैं। हम जिन अदालतों की बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट से अलग हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक खास हिस्सा है जिसका अपना एक अलग पदानुक्रम, एक अलग हायरार्की है। तो इस नई संहिता में 4 तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स का जिक्र है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं और इनका सिस्टम में क्या रोल है। इस सिस्टम में 4 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर आते हैं कोर्ट्स ऑफ सेशन, फिर उनके नीचे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और आखिर में एक अलग कैटेगरी है, वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की। ये सारे नाम सीधे कानून से ही लिए गए हैं और हर लेवल की अपनी खास जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं। अब आते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ शक्तियों का जो बंटवारा है ना, वो जानबूझकर किया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इस पर जरा गौर करिए। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एकदम अलग रखा गया है। ये सिर्फ 2 अलग-अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये शक्तियों के बंटवारे को दिखाता है, जो इस पूरे कानूनी ढांचे की बुनियाद है। एक का काम है न्याय करना, दूसरे का काम है व्यवस्था संभालना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सिस्टम में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। एक ही जज 2 अलग-अलग टोपियां पहनता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अक्सर ये 2 नाम कंफ्यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज। पर असल में ये एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वो सिविल मामले जैसे कि जमीन जायदाद के केस देखते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब वही जज क्रिमिनल केस देखते हैं तो सेशंस जज बन जाते हैं। तो हैं तो एक ही अधिकारी, पर काम के हिसाब से उनके 2 अलग-अलग पदनाम हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब किया क्यों गया है? न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों को इतना अलग-अलग क्यों रखा गया है? इसका जवाब सरकार के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा हुआ है, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथक्करण। और इसका सबूत हमें सीधे कानून के नोट्स में ही मिल जाता है। ये साफ साफ कहता है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखना ही वो तरीका है जिससे जुडिशरी यानी न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा ढांचा निष्पक्षता के लिए बनाया गया है। सोचिए, जो कानून की किताब पढ़कर फैसला सुनाता है यानी जुडिशरी, और जो उस फैसले को जमीन पर लागू करवाता है यानी एग्जीक्यूटिव, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या अदालतों का सिर्फ एक तय क्रम में होना ही काफी है, या उनका एक दूसरे से आज़ाद होना ज्यादा जरूरी है? और ये पूरी संरचना हम सबके लिए एक निष्पक्ष समाज बनाने में कैसे मदद करती है, इस पर विचार करना जरूरी है। नमस्कार। भारत के न्याय का जो नक्शा है वो अब बदल रहा है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की न्याय व्यवस्था को जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर, कैसे एक नया आकार दिया जा रहा है। हम बात करेंगे उस नई रूल बुक की जो ये तय करेगी कि अदालतें कहाँ होंगी और कैसे काम करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर न्याय देने के लिए किसी राज्य को कैसे बांटा जाता है, मतलब इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि अदालतों का ये जो पूरा भौगोलिक ढांचा है वो आखिर तैयार कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस नक्शे की सबसे बड़ी इकाई से, यानी खुद राज्य से। तो इस नए कानून का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल क्या है?
वो ये कहता है कि हर राज्य को सेशन डिविजन्स में बांटा जाएगा। आप कह सकते हैं कि यही सेशन डिविजन्स हमारी न्याय व्यवस्था की नींव का पहला पत्थर है। तो ये सेशन डिवीजन होता क्या है ना? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जोन है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, ताकि न्याय व्यवस्था एकदम स्मूथली और असरदार तरीके से काम कर सके। तो ठीक है, फाउंडेशन तो बन गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या लेयर्स हैं। चलिए इस नक्शे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बड़े डिविजन्स को और छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है। तो कानून हमें अगले लेवल पर ले जाता है। वो कहता है कि हर सेशन डिवीजन या तो खुद एक जिला होगा या फिर उसमें कई जिले शामिल होंगे। मतलब सेशन डिवीजन और जिले के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता बना दिया गया है। अब यहां पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कानून एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब एक सेशन डिवीजन सिर्फ एक जिले के बराबर भी हो सकता है, या अगर जरूरत पड़े तो कई जिलों को मिलाकर भी एक बड़ा सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है। ये प्रशासन को अपनी सुविधा के हिसाब से सीमाएं तय करने की पूरी आज़ादी देता है। और फिर सबसे आखिर में आती है सबसे छोटी यूनिट, उपखंड, या जिसे हम सब डिवीजन भी कहते हैं। ये बेसिकली किसी जिले को एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और बेहतर ढंग से चलाने का एक तरीका है। तो अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर एकदम पिरामिड जैसा है ना? सबसे ऊपर है राज्य, उसके नीचे आते हैं सेशन डिविजन्स, फिर आते हैं जिले और सबसे नीचे हैं उपखंड। एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर अब जो अगला लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि इन न्यायिक सीमाओं को बनाने और बदलने की पावर आखिर है किसके पास? इस नक्शे का आर्किटेक्ट कौन है? सवाल बिल्कुल सीधा है। इन डिवीजनों और जिलों की सीमाओं या उनकी संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। ये शक्ति दी गई है राज्य सरकार को। वही इस पूरे न्यायिक नक्शे के मुख्य वास्तुकार हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी पेच है। क्या राज्य सरकार ये फैसला अकेले ले सकती है? नहीं। कानून साफ कहता है कि सीमाएं बदलने का कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही होगा। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, एक सवाल यह भी आता है कि जो पुराने सिस्टम्स थे उनका क्या होगा? तो कानून इसका भी ध्यान रखता है। वो कहता है कि जो भी डिवीजन और जिले इस कानून के लागू होने से पहले से मौजूद हैं, उन्हें ऑटोमैटिकली इस नए कानून का हिस्सा मान लिया जाएगा। यानी कुछ भी खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि पुरानी व्यवस्था को ही नए ढांचे में फिट किया जा रहा है। तो हमने अब तक सारे पीसेस अलग अलग देख लिए। अब चलिए इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़ी पिक्चर है वो क्या कहती है और ये सब आखिर क्यों इतना जरूरी है। और देखिए, यही इस पूरे बदलाव का असली मकसद है। ये हमें क्या के पीछे का क्यों बताता है। कानून के नोट में साफ साफ लिखा है, अंतिम लक्ष्य एक ही है, प्रभावी न्यायिक प्रशासन, यानी एक एफिशिएंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हर नियम, हर सीमा, सब कुछ इसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। हमने देखा कि न्याय देने के लिए राज्यों को एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर में बांटा गया है, राज्य से लेके उपखंड तक। हमने ये भी जाना कि इस नक्शे को बदलने की पावर राज्य सरकार के पास है, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श के साथ। और इस सब के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाना जो कुशल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और असरदार हो। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करूंगा। ये जो कागज पर बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा है, ये जमीनी हकीकत पर एक आम इंसान तक पहुंचने वाले न्याय को कैसे बेहतर या शायद बदतर बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी को या अपने शहर को चलाने के लिए कोई साफ साफ प्लान ही ना हो तो क्या होगा? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। ठीक इसी तरह हमारी न्याय प्रणाली को भी एक मजबूत और स्पष्ट खाके की जरूरत होती है। तो आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपराधिक न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे एक नए कानूनी कोड के तहत बनाया गया है। चलिए शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर जज ही मौजूद ना हो तो क्या न्याय का काम रुक जाएगा? ये एक ऐसी बुनियादी परेशानी है जिसे सुलझाने के लिए ही ये पूरा कानूनी ढांचा डिजाइन किया गया है, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो नया खाका है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से आता है।
यही वो नींव है जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो हुआ ये कि 2023 में भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस नए कोड ने कई चीजें बदलीं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर रहेगा, अदालतों का स्ट्रक्चर, मतलब उनकी बनावट कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के पहले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि एक कोर्ट ऑफ सेशन असल में बनता कैसे है, कानूनी तौर पर भी और जमीन पर भी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कोर्ट ऑफ सेशन होता क्या है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी जिले की सबसे बड़ी आपराधिक अदालत है, जहां हत्या, डकैती जैसे बड़े और गंभीर मामले सुने जाते हैं। यह आपराधिक न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। एक अदालत को बनाने में दो अलग अलग ताकतों का हाथ होता है। पहला कदम उठाती है राज्य सरकार, जो अदालत की बिल्डिंग या जगह तय करती है, और फिर दूसरा कदम उठाता है हाईकोर्ट, जो वहां न्याय करने के लिए एक जज को नियुक्त करता है। ये एक तरह से ताकतों का एकदम साफ साफ बंटवारा है। अच्छा, तो अदालत बन गई। अब सवाल उठता है कि इसकी सुनवाई होगी कहां? तो आमतौर पर यह हाईकोर्ट ही तय करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की बैठकें कहां होंगी। इससे होता यह है कि पूरे राज्य में एक जैसी व्यवस्था बनी रहती है और लोगों को पता होता है कि उन्हें न्याय के लिए कहां जाना है। लेकिन देखिए, कानून सिर्फ सख्त नियमों का नाम नहीं है, इसमें काफी व्यवहारिकता भी है। अगर वकील और आरोपी दोनों इस बात पर राजी हो जाएं, तो गवाहों या सबूतों की सुविधा के लिए अदालत जिले में किसी और जगह पर भी सुनवाई कर सकती है। और ये दिखाता है कि सिस्टम प्रोसेस के साथ साथ लोगों की सहूलियत को भी कितनी अहमियत देता है। ठीक है, तो बिल्डिंग और जगह की बात हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाते हैं। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में जजों की हायरार्की यानी पदानुक्रम कैसे काम करता है। तो देखिए, इस हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं सेशन जज। ये कोर्ट के हेड हैं, जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। फिर उनके साथ काम करने के लिए होते हैं एडिशनल सेशन जज। इन्हें भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है और उनके पास भी अदालत में मामलों की सुनवाई करने का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सेशन जज सिर्फ मामले नहीं सुनते, बल्कि वो एक तरह से अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर भी होते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है कि वो तय करें कि कौन सा एडिशनल जज कौन सा केस देखेगा। इससे काम का बोझ सही तरीके से बंटता है और अदालत का काम आसानी से चलता रहता है। और यहाँ सिस्टम का एक और स्मार्ट पहलू सामने आता है। मान लीजिए किसी एक जिले में जजों की कमी है और दूसरे में काम कम है, तो एक जिले के सेशन जज को दूसरे जिले में एडिशनल जज के तौर पर भेजा जा सकता है। ये संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? अब वापस आते हैं उसी मूल सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर न्याय को रोकने से बचाने के लिए सिस्टम के पास क्या कंटिंजेंसी प्लान्स हैं? यहीं पर सिस्टम का सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी नेट काम आता है। तो यहां दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली, जब सेशन जज का पद ही खाली हो, मान लीजिए रिटायरमेंट या ट्रांसफर की वजह से। ऐसे में हाईकोर्ट आगे आकर व्यवस्था करता है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि अगर मौजूदा जज बस कुछ समय के लिए अनुपस्थित हैं, जैसे छुट्टी पर हैं या बीमार हैं, तब सेशन जज खुद ही किसी दूसरे जज को काम सौंप देते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जो जिम्मेदारियों को साफ करता है। तो इसका मतलब साफ है, सिस्टम में हमेशा हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहता है। चाहे पद खाली हो या जज अनुपस्थित हों, जरूरी मामले जैसे जमानत की अर्जी कभी नहीं रुकते। न्याय की गाड़ी हमेशा चलती रहती है। तो अब जब हमने ये सारी प्रक्रिया समझ ली है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इतना डिटेल स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ये खाका कई जरूरी चीजें पक्की करता है। इससे अधिकार बिल्कुल साफ रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये गारंटी देता है कि अदालत में हमेशा कोई ना कोई जज मौजूद हो। इससे लोगों को न्याय तक आसान पहुंच मिलती है और जरूरत पड़ने पर सिस्टम में लचीलापन भी रहता है। तो ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये एक चलती फिरती न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है इतना विस्तृत खाका जो स्थिरता और नियम सुनिश्चित करता है, और दूसरी तरफ है न्याय में तेजी लाने की जरूरत। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? ये किसी भी कानूनी प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और इस पर सोचना वाकई जरूरी है।
नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नई क्रिमिनल कोर्ट मतलब एक आपराधिक अदालत आखिर बनती कैसे है? ये सिर्फ कोई बिल्डिंग खड़ी करने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरी प्रक्रिया जो हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव रखती है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये पावर है किसके पास? कौन ये फैसला लेता है कि किसी जिले में एक नई क्रिमिनल कोर्ट की जरूरत है? ये सवाल हमें सीधा हमारे जस्टिस सिस्टम के कोर मैकेनिज्म में ले जाता है। और जवाब है, ये पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक बहुत जरूरी साझेदारी। और इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? चलिए सबसे पहले उस स्टैंडर्ड प्रोसेस को समझते हैं जो देश के हर जिले में न्याय का पहला दरवाजा खुलती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी इमारत टिकती है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अस्पताल बनना है, तो जो राज्य सरकार है वो एक सिटी प्लानर की तरह है। वो ये तय करती है कि भाई अस्पताल कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, ज़रूरत कहाँ है। और वहीं जो हाई कोर्ट है वो उस मेडिकल बोर्ड की तरह है जिसका काम है सबसे काबिल डॉक्टर्स को ढूंढकर वहाँ नियुक्त करना। दोनों के रोल अलग अलग हैं, पर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो ये असल में काम कैसे करता है? हमारा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 9(1) इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बताता है। पहला, राज्य सरकार जरूरत को पहचानती है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, सरकार को हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। और आखिर में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है और वो कोर्ट कानूनी तौर पर अस्तित्व में आ जाती है। कानून में इस्तेमाल हुई ये छोटी सी लाइन है ना, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, ये अपने आप में बहुत वजन रखती है। ये कोई ऑप्शनल सुझाव नहीं है, ये एक जरूरी शर्त है। ये दिखाता है कि इस पूरे प्रोसेस में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी एक्सपर्टीज कितनी अहम है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसले सिर्फ प्रशासनिक ना हो, बल्कि उनमें न्यायिक समझ भी शामिल हो। अच्छा, तो ये तो हो गया एक जनरल रूल, लेकिन कानून में हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। कभी कभी कुछ खास तरह के मामलों के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए, अगर कोई खास तरह का क्राइम है या कोई बहुत ही पेचीदा केस है जिस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या होगा? क्या तब भी नॉर्मल प्रोसेस से काम चलेगा? यहीं पर तस्वीर में आती हैं स्पेशल कोर्ट्स। ट्विन स्टैंडर्ड और स्पेशल कोर्ट्स में आखिर फर्क क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड कोर्ट्स तो हर तरह के केस देखती हैं, लेकिन एक स्पेशल कोर्ट एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाई जाती है। और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है जुरिस्डिक्शन का, यानी अधिकार क्षेत्र का। जुरिस्डिक्शन ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, किसी केस पर फैसला लेने की ऑफिशियल पावर। जब एक स्पेशल कोर्ट बनती है तो उसे सौंपे गए मामलों पर एक्सक्लूसिव अधिकार मिल जाता है। मतलब उस जिले की कोई और अदालत उन मामलों को सुन ही नहीं सकती। इससे ये पक्का होता है कि उन केसों का निपटारा तेजी से और एक्सपर्टाइज के साथ हो। ठीक है, तो हमने अदालतों के ढांचे की बात तो कर ली, लेकिन कोर्ट्स सिर्फ इमारतें तो नहीं होती। वो उन लोगों से बनती हैं जो वहां बैठकर न्याय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन जजों को अपॉइंट कौन करता है? यहां पर कानून बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। भले एक कोर्ट बनाने का प्रोसेस राज्य सरकार शुरू करे, लेकिन उस कोर्ट में कौन जज बैठेगा, उन्हें अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के पास होता है। जी हां, पूरे 100%। इन सभी अदालतों के पीठासीन अधिकारियों यानी जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट ही करता है। ये हमारी न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करता है और ये पक्का करता है कि जजों का चुनाव उनकी काबिलियत पर हो, किसी भी राजनीतिक प्रभाव में आकर नहीं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा कुशल और लचीला बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट को एक और बहुत ही दिलचस्प पावर दी गई है। कानून हाईकोर्ट को एक और खास शक्ति देता है। अगर जरूरत महसूस हो तो हाईकोर्ट राज्य न्यायिक सेवा के किसी भी सिविल जज को क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की पावर दे सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था है जो सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि जजों की कमी के कारण न्याय में देरी ना हो। तो हमने पूरा प्रोसेस और पावर्स को देख लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कॉम्प्लेक्स सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये असल में चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली है जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, शक्तियों का बंटवारा, जहां सरकार और अदालतें अपने अपने दायरे में काम करती हैं। दूसरा, न्यायिक स्वतंत्रता,
जो निष्पक्ष फैसलों को सुनिश्चित करती है, और तीसरा सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसे बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता देती है। देखिए, ये जानना कि अदालतें कैसे बनती हैं सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये समझना है कि न्याय की नींव रखी कैसे जाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कागज पर बना ये स्ट्रक्चर जमीनी हकीकत में एक आम नागरिक के लिए निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करता है। ये एक सोचने वाला सवाल है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे जिला स्तर के जो क्रिमिनल कोड्स हैं, उनका ढांचा कैसे काम करता है? हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं। तो आज हम इसी नए न्यायिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है, किसी भी जिले में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमान असल में किसके हाथ में होती है? कौन है जो पूरे सिस्टम को लीड करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका पूरा जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इसी कानून में पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो चलिए इस ढांचे को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हायरार्की में सबसे ऊपर से, जिले के सबसे सीनियर न्यायिक अधिकारी, जो कि इस पूरी व्यवस्था की नींव है, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिन्हें हम सीजेएम कहते हैं, आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये हर जिले के वो सबसे प्रमुख न्यायिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है पूरे जिले के क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करना। आसान शब्दों में कहें तो वो जिले की जुडिशियल टीम के कैप्टन की तरह हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई सीजेएम बनता कैसे है? प्रोसेस काफ़ी सीधा है। पहली शर्त, उन्हें फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, उनकी नियुक्ति सीधे हाईकोर्ट करता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जिला स्तर पर लीडरशिप का फाइनल कंट्रोल हाईकोर्ट के ही हाथों में है। ठीक है, अब आते हैं हायरार्की में दूसरे नंबर पर। ये हैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इन्हें आप एक तरह से डिप्टी लीड समझ सकते हैं, जो सीजीएम के काम में उनकी मदद करते हैं। तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी ACJM भी हाई कोर्ट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट चाहे तो इन्हें सीजेएम की सारी शक्तियाँ या फिर कुछ चुनिंदा शक्तियाँ भी सौंप सकता है। तो फिर सीजेएम और ACJM में मुख्य फर्क क्या हुआ? देखिए, फर्क बहुत साफ है। सीजेएम अपने पद की वजह से ही जिले के हेड हैं, उनका अधिकार इनहेरेंट है। वहीं दूसरी तरफ ACJM की शक्तियां पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करती हैं। मतलब हाईकोर्ट ही तय करेगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हाईकोर्ट का जिला न्यायपालिका के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल है। मतलब एक सीजेएम की कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और कितना करेगा, ये सब कुछ हाईकोर्ट ही तय करता है। चलिए अब जिला स्तर से थोड़ा और नीचे, यानी स्थानीय स्तर पर चलते हैं। सब डिवीजन। यहाँ पर भी मैनेजमेंट की एक और लेयर है। आइए इसे भी देखते हैं। उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट या SDJM, ये वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें हाई कोर्ट किसी खास सब डिवीजन के अंदर न्यायिक कामकाज की देखरेख के लिए नियुक्त करता है। इन्हें हम उस इलाके का एक रीजनल सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। अगर हम SDJM की भूमिका को संक्षेप में देखें तो कुछ बातें साफ हैं। इनकी नियुक्ति भी हाईकोर्ट ही करता है। ये सीधे सीजेएम के कंट्रोल में काम करते हैं और अपने सब डिवीजन के बाकी मैजिस्ट्रेट्स को सुपरवाइज भी करते हैं। और हाँ, इनकी सुपरविजन की पावर कितनी होगी, ये भी हाईकोर्ट ही तय करता है। तो अब तक हमने सारे अहम पदों को एक-एक करके समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि ये सारे पद मिलकर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर, मतलब एक कमांड की पूरी चेन कैसे बनाते हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे वो जिले के सीजेएम हो, एडिशनल सीजेएम हो या फिर सब डिवीजन के मैजिस्ट्रेट, इन सभी की नियुक्ति का फाइनल अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। ये टेबल पूरी चेन ऑफ कमांड को साफ साफ दिखाती है और हाईकोर्ट की सेंट्रल भूमिका को भी उजागर करती है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, जब जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर उनकी शक्तियों तक सब कुछ ऊपर से यानी हाईकोर्ट से तय होता है, तो इस पूरी व्यवस्था का जमीनी स्तर पर यानी स्थानीय न्याय पर क्या असर पड़ता है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। नमस्कार। भारत के आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसी में एक बिल्कुल नए तरह के मैजिस्ट्रेट का पद बनाया गया है, विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट।
तो चलिए आज इसी नए प्रावधान को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? भाई सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये नई भूमिका आखिर है क्या। फिर ये भी देखेंगे कि इस पद के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है और उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है। हाँ, और उनकी पावर्स क्या हैं, कितने समय के लिए है। और सबसे आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए सीधा पहले सवाल पर आते हैं, ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आखिर ये है क्या? देखिए, जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसका सेक्शन 11 इस नए पद की बात करता है। तो मन में सवाल यही उठता है कि ये सच में कितना नया है, कितना अलग है। तो ये हैं कौन? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी हो सकता है जो या तो अभी नौकरी में है या रिटायर हो चुका है, और हाई कोर्ट मतलब हमारा उच्च न्यायालय उन्हें कुछ खास केसों के लिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पद के लिए एलिजिबल कौन है? क्या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ना कुछ खास क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो यही है कि उस व्यक्ति के पास लीगल मामलों में अच्छा खासा अनुभव या योग्यता हो। और पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये है कि ये लीगल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये तय करने का अधिकार भी हाई कोर्ट को ही दिया गया है। मतलब साफ है, यहाँ एक्सपर्टीज पर, विशेषज्ञता पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब देखते हैं कि इनको अपॉइंट करने का जो फॉर्मल प्रोसेस है वो क्या है। और ये ना सरकार और जुडिशियरी के बीच एक तरह का टीम वर्क है। तो ये पूरा प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। स्टेप 2, इसके बाद हाई कोर्ट बताता है कि भाई इस काम के लिए क्या लीगल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और फिर आता है स्टेप 3, हाई कोर्ट ही किसी क्वालिफाइड इंसान को ये पावर्स देता है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, फाइनल से और पूरी निगरानी जुडिशरी के हाथ में ही है। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट हो गई। अब आता है अगला बड़ा सवाल, इनके अधिकार क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं और ये कितने टाइम तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। अब यहाँ शक्तियों का एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की सारी पावर्स दी जा सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत लिमिट भी लगाई गई है। वो ये कि इनकी शक्तियां सिर्फ कुछ खास तरह के मामलों पर और एक तय लोकल एरिया के अंदर ही लागू होंगी। और सिर्फ पावर्स पर ही नहीं, इनके टर्म पर यानी कार्यकाल पर भी एक सख्त लिमिट है। ये कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। तो कितना लंबा है इनका कार्यकाल? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। जी हाँ, कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक बार में अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 1 साल के लिए ही हो सकती है। इससे ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि एक जरूरत के हिसाब से बनाई गई टेम्पररी व्यवस्था है। तो हमने ये सब तो जान लिया कि ये कौन है, कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी पावर्स क्या हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर कि आखिर इस नए प्रोविजन की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसके पीछे का बड़ा मकसद क्या हो सकता है। पहला तो ये कि जो सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास लीगल एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाए। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ खास तरह के केसेस का निपटारा ज्यादा तेजी से और कुशलता से हो पाए। इससे क्या होगा? जाहिर है हमारी अदालतों पर जो केस लोड का भारी बोझ है उसे कम करने में कुछ मदद मिल सकती है। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है कि क्या ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नया कॉन्सेप्ट हमारी जस्टिस सिस्टम को और ज्यादा स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट बनाने की एक नई चाबी साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार, चलिए आज कानूनी सिस्टम के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं, पर जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार की। मतलब एक अदालत की सीमाएं आखिर तय कैसे होती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई जुर्म होता है तो ये कैसे तय होगा कि केस कौन सी अदालत में जाएगा? अगर इसके लिए कोई नियम ही ना हो तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन फैल जाएगा, है ना? हर अदालत कहेगी ये केस मेरा है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, क्षेत्राधिकार।
देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे किसी पुलिस स्टेशन का अपना एक इलाका होता है ना? या किसी डिलीवरी कंपनी का अपना एक जोन होता है। बस ठीक वैसे ही एक अदालत का भी अपना एक तय अधिकार क्षेत्र होता है, जहां उसके फैसले लागू होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अदालत का ये आधिकारिक क्षेत्र काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए एक साफ सुथरे नक्शे, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। ये सीमाएं वही ढांचा तैयार करती हैं ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। तो आखिर इन सीमाओं की जरूरत ही क्यों है? भाई, इसलिए ताकि अदालतों के बीच कोई टकराव ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर इलाके के लिए एक तय अदालत है और कोई भी केस यहां वहां भटकता नहीं फिरेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि लकीरें खींचता कौन है? ये तय करने की पावर आखिर किसके पास है? अच्छा, तो कानून ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ चेन ऑफ कमांड बना रखी है। मतलब कौन किसके अंडर काम करेगा, ये पहले से तय है। और इसका जवाब हमें मिलता है कानून में। कानून कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम ये सीमाएं तय कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी मनमर्जी से नहीं। उनके ऊपर भी हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। तो ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जो सब कुछ सुपरवाइज करता है। उसके नीचे आते हैं जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो असल में सीमाएं तय करते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं बाकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो उन तय सीमाओं के अंदर काम करते हैं। इस तरह पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है और सब कुछ व्यवस्थित रहता है। लेकिन एक सवाल और भी है। मान लीजिए कि किसी वजह से कोई सीमा तय ही नहीं की गई है, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए भी कानून में एक तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग मौजूद है। यहाँ कानून दो सिचुएशन बताता है। पहली, अगर सीमाएं साफ साफ तय हैं तो मजिस्ट्रेट को उसी के अंदर काम करना होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर कोई सीमा तय नहीं की गई है तो उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र अपने आप ही पूरा का पूरा जिला मान लिया जाएगा। है ना एकदम सिंपल और असरदार नियम? तो याद रखने के लिए ये बहुत आसान है। अगर कोई खास सीमा नहीं खींची गई तो एक मजिस्ट्रेट का अधिकार पूरे एक जिले पर होता है। अब जैसा कि ज्यादातर कानूनों में होता है, इस नियम में भी कुछ खास हालात के लिए कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस रखे गए हैं। ये अपवाद हमारे सिस्टम को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि हर तरह की सिचुएशन से निपटा जा सके। इसका पहला अपवाद है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, ये किसी एक कोर्टरूम में बंद कर काम नहीं करते। इन्हें ये आज़ादी होती है कि वो अपने तय इलाके में कहीं भी बैठकर सुनवाई कर सकते हैं। इससे उन्हें केस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद मिलती है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन को समझते हैं। सोचिए, एक मजिस्ट्रेट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र उनके अपने जिले के बाहर भी फैला हुआ है। तो सवाल यह है कि वो रिपोर्ट किसे करेंगे, अपने जिले के बॉस को या दूसरे जिले के? कानून यहां बिल्कुल साफ है। वो हमेशा अपने ओरिजिनल जिले के अधिकारियों को ही रिपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कमांड की चेन कभी टूटे नहीं और कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो चलिए, अब इन सब तकनीकी नियमों को न्याय की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं। ये नियम सिर्फ कुछ लाइनें या सीमाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली की असली नींव हैं। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं सीमाओं से सिस्टम में एक व्यवस्था बनती है, कंफ्यूजन खत्म होता है और सबके साथ एक जैसा निष्पक्ष व्यवहार होता है। और सबसे जरूरी बात, एक आम आदमी को यह पता होता है कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे दरवाजा कौन सा खटखटाना है। ये सब एक असरदार जस्टिस सिस्टम के असली स्तंभ है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि कानून की ये बारीकियां कैसे इस बात को पक्का करती हैं कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि सही जगह और सही तरीके से हो। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि एक लोकल कोर्ट में, मतलब जमीनी स्तर पर, आखिर इंचार्ज कौन होता है? कौन है असली बॉस? आज हम इसी न्यायिक पहेली को सुलझाएंगे, वो भी एक नए कानूनी कोड के हिसाब से। चलिए समझते हैं कि ये पूरी चेन ऑफ कमांड आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्थानीय अदालत के सिस्टम में असली बॉस कौन है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा। और इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समझिए कि ये भारत की क्रिमिनल अदालतों के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो ये साफ साफ बताता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा।
तो ये जो नया कानून है ना, ये किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं छोड़ता। ये एक एकदम क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए इस हायरार्की को हम साथ में बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? वो है सेशंस जज। पूरे जिले में सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी यही है। अब इस चेन में अगला कौन है? सेशंस जज के ठीक नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या जिन्हें हम CJMB कहते हैं। इनको आप एक तरह से सेकंड इन कमांड मान सकते हैं, जो सीधे सीधे सेशंस जज को रिपोर्ट करते हैं। और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर की बुनियाद में सबसे नीचे आते हैं बाकी सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ये हैं सिस्टम की फ्रंट लाइन, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और ये सभी के सभी CJM को जवाबदेह होते हैं। तो देखिए, ये बन गई हमारी 3 लेवल की हायरार्की, जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। अब यहीं पर मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कंट्रोल 2 तरह का है। एक तरफ है सेशंस जज, जिनका सभी मैजिस्ट्रेट्स पर एक जनरल कंट्रोल होता है, अब कह सकते हैं एक ओवरऑल सुपरविजन। लेकिन जो असली रोजमर्रा का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ना, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होता है। ये छोटा सा फर्क है, पर बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, ये हायरार्की सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। नहीं, इसका असली मकसद ये तय करना है कि कोर्ट में काम कैसे होगा, काम चलेगा कैसे। चलिए देखते हैं कि ये केस के फ्लो पर सीधा असर कैसे डालता है। और इसका जवाब हमें कानून में ही मिलता है। संहिता का सेक्शन 13(2) साफ साफ कहता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही वो हैं जो अपने नीचे काम कर रहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बीच काम के बंटवारे को लेकर नियम बना सकते हैं या कोई खास ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब एक तरह से वही पूरे ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं। अच्छा, तो ये काम का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, इसका असल में मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में इसका मतलब है काम करने के नियम बनाना, किसी खास काम के लिए स्पेशल ऑर्डर देना, ये तय करना कि कौन सा केस कौन सा मजिस्ट्रेट सुनेगा, और इन सबसे बढ़कर ये पक्का करना कि पूरा सिस्टम स्मूथली बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिर्फ एक जज नहीं है, वो लोकल कोर्ट्स के लिए एक ऑपरेशंस मैनेजर की तरह है। असल में वही वो धुरी हैं जिसके चारों तरफ कोर्ट का रोज का काम घूमता है और ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय का पहिया चलता रहे। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की एक बिल्कुल साफ सुथरी जुडिशियल हायरार्की न्याय मिलने की रफ्तार और उसकी निष्पक्षता पर असर डालती है, और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जिले में मतलब असल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में होती है? नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आने के बाद तो ये समझना और भी जरूरी हो गया है। आज हम इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब हम किसी जिले के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कागजों से अलग जमीन पर असल में कौन फैसले ले रहा है? किसके एक ऑर्डर से चीजें आगे बढ़ती हैं? यही सवाल हमें इस पूरी प्रशासनिक पहेली के सेंटर तक ले जाएगा। और इस पूरे सवाल का जवाब एक ही पद में छिपा है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट। ये वो अधिकारी होते हैं जिन्हें सीधे राज्य सरकार चुनती है ताकि जिले का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम, मतलब जो डे टू डे का काम है, वो स्मूथली चलता रहे। इन्हें आप एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, जो जुडिशरी से बिल्कुल अलग काम करती है। अच्छा, तो ये पावरफुल अधिकारी आते कहाँ से है? इनकी नियुक्ति होती कैसे है? इस पूरी व्यवस्था की बुनियाद कहाँ रखी जाती है? इसका जवाब मिलता है राज्य सरकार में। चलिए देखते हैं नया कानून इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में क्या कहता है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का सेक्शन 14(1) इस बात को एकदम साफ कर देता है, सारी की सारी पावर राज्य सरकार के पास है। वही तय करती है कि किसी जिले में कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, और फिर उन्हीं में से एक को पूरे जिले की कमान सौंपी जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM के नाम से जानते हैं। तो पावर का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, नियुक्ति तो हो गई, पर क्या ये सभी अधिकारी एक ही लेवल पर काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ कमांड है, एक हायरार्की है जो ये पक्का करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी कंफ्यूजन के एक सिस्टम से चले।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर है राज्य सरकार, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करती है। फिर उन्हीं में से एक को जिले का हेड बनाया जाता है, यानी डीएम। अब डीएम का काम बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी मदद के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम भी हो सकते हैं, जिनके पास डीएम जैसी ही पावर होती है। और फिर इस पिरामिड के बेस पर जिले के अलग अलग सब डिविजन्स में होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम। है ना एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम? पर क्या ये स्ट्रक्चर हमेशा इतना ही फिक्स्ड रहता है? जी नहीं, कानून में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाती हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे पावर को आगे डेलीगेट या सौंपा जा सकता है। हाँ, तो यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पहला, राज्य सरकार अगर चाहे तो एसडीएम को अपॉइंट करने की अपनी पावर सीधे डीएम को दे सकती है। इससे काम थोड़ा तेजी से होता है। और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, किसी शहर के पुलिस कमिश्नर को भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। ये बड़े शहरों में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम होता है। अब तक हमने बात की कि क्या क्या कर सकते हैं, पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर पावर की एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर पर ब्रेक कहाँ लगता है? इसका जवाब हमें मिलता है कोर्ट के फैसलों में, जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के बीच एक बहुत जरूरी लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियां अनलिमिटेड हैं? क्या वो कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून और अदालतों ने उनकी भूमिका की सीमाएं बहुत साफ साफ तय कर दी हैं। और ये सीमा क्या है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का 2019 का एक ऐतिहासिक फैसला, नमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना एक जुडिशियल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। मतलब एक डीएम जैसा पावरफुल अधिकारी भी पुलिस को ये नहीं कह सकता कि आप एफआईआर दर्ज करो। ये शक्तियों के बंटवारे का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए एक और केस देखते हैं। 2023 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि कुछ खास कानून जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कन्फेशन यानी इकबालिया बयान दर्ज करना भी एक जुडिशियल प्रोसेस है। ये काम सिर्फ एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं। ये फैसला फिर से उस मोटी दीवार को दिखाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के बीच खड़ी है। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली? तस्वीर ये है कि एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पावर है, लेकिन दूसरी तरफ अदालतों ने यह पक्का किया है कि वो जुडिशरी के काम में दखल ना दें। मतलब ना तो वो एफआईआर का ऑर्डर दे सकते हैं और ना ही कुछ खास मामलों में कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनका काम है प्रशासन चलाना, न्याय करना नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के बीच ये साफ बंटवारा इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं, समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्यों मायने रखता है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था की जड़ में एक ही सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो संस्था प्रशासन चला रही है वो न्याय नहीं करेगी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम जिले को ठीक से चलाना है और न्याय देने का काम पूरी तरह से अदालतों के लिए रिजर्व्ड है। ये एक बहुत ज़रूरी चेक एंड बैलेंस है ताकि किसी एक के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर ना आ जाए। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम जिसमें कुशल प्रशासन और न्याय के सिद्धांत हैं, इनके बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? क्या आज के समय की ज़रूरतों के हिसाब से ये ढांचा बिल्कुल फिट बैठता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी संतुलन पर किसी भी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज की नींव टिकी होती है। नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, पता है इसमें एक बिल्कुल नई और पावरफुल पोस्ट बनाई गई है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट आखिर हैं कौन? आइए देखते हैं कि इनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बुनियाद को समझते हैं। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है, इसे गवर्नेंस में एक बहुत खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो कानून के हिसाब से देखें तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो अफसर हैं जिसे सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हर जगह या हर काम के लिए नहीं रखा जाता।
नहीं, इनकी नियुक्ति होती है किसी खास इलाके के लिए या किसी बहुत ही स्पेसिफिक मिशन के लिए, और ये बात संहिता की धारा 15 में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया है कि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन सवाल यह है कि वो अपॉइंट किसे कर सकती है? क्या कोई भी इस पोस्ट पर आ सकता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां पर देखिए, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक तरफ है अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी यानी राज्य सरकार, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन है? या तो वो जो पहले से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर, मतलब एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी। अब बात करते हैं कि इस रोल का मकसद क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक कह सकते हैं लेजर फोकस मिशन के लिए बनाई गई है, जिसका एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट और दायरा होता है। कानून में विशेष क्षेत्रों या पर्टिकुलर एरियाज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इनका ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इनका अधिकार क्षेत्र, पूरे राज्य या जिले में नहीं होता, नहीं, बल्कि सरकार एक दायरा तय कर देती है, एक सीमित ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और इन्हें उसी के अंदर काम करना होता है। और हां, बात सिर्फ इलाके की नहीं है, काम की भी है। इन्हें विशेष कार्यों यानी पर्टिकुलर फंक्शंस को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक बहुत ही स्पेसिफिक मिशन दिया जाता है और उस मिशन को पूरा करना ही इनका मेन काम होता है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि इन्हें कौन और क्यों अपॉइंट करता है, लेकिन जो असली चीज है, पावर, वो इन्हें कहां से मिलती है? चलिए अब इस पावर देने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। दूसरा, ये अपॉइंटमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। तीसरा, सरकार ही इनको स्पेसिफिक पावर्स देती है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि ये पावर्स वही होती हैं जो एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। अब जरा कानून में लिखे इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐसी अवधि के लिए जो वो उचित समझे। ये कुछ शब्द बहुत कुछ कहते हैं। इसका साफ मतलब है कि अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होगा, ये पूरी तरह से 100% राज्य सरकार के विवेक पर है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं। और बिल्कुल यही बात इनकी पावर्स पर भी लागू होती है। कानून आगे कहता है, जैसा वह उचित समझे। ये लाइन फिर से इस बात को कंफर्म करती है कि इन स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को कौन सी पावर देनी है और कितनी देनी है, इसका आखिरी फैसला भी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में ही है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है? इन सब बातों का असली मतलब क्या है? चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, सार ये है। पहली बात, धारा 15 एक बिल्कुल नई पोस्ट बनाती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। दूसरी, अपॉइंटमेंट और पावर दोनों ही पूरी तरह से राज्य सरकार की मर्जी पर हैं। तीसरी, ये रोल खास इलाकों में खास कामों के लिए बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार के हाथ में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है, जिसका इस्तेमाल वो किसी स्पेशल सिचुएशन से निपटने के लिए कर सकती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब किसी एक पोस्ट को इतने स्पेसिफिक और कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन अधिकार दिए जाते हैं, तो गवर्नेंस के पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास स्थानीय स्तर पर पावर असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारा गाइड होगा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। किसी भी मोहल्ले या कस्बे का इंचार्ज कौन होगा, ये आखिर तय कौन करता है? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब छिपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 16 में। तो चलिए इसे ही समझते हैं। तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था में 3 मुख्य किरदार हैं। यही तय करते हैं कि स्थानीय पावर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगी। इसे एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट समझिए। सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे मामले पर कंट्रोल रखती है। फिर आते हैं जिला मैजिस्ट्रेट, जिनका काम है असल में जमीन पर लकीरें खींचना, यानी सीमाएं तय करना। और फिर हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो उन तय की गई सीमाओं के अंदर काम करते हैं। मतलब हर लेवल का अपना एक बिल्कुल साफ और जरूरी रोल है।
इस पूरी तस्वीर में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम हैं, वो सबसे अहम कड़ी हैं। सही मायनों में वही स्थानीय अधिकार क्षेत्र के आर्किटेक्ट हैं जो जमीनी स्तर पर पूरी व्यवस्था को आकार देते हैं। अच्छा, तो ये शक्ति मिलती कहाँ से है? अब हम सीधे कानून के उस हिस्से पर चलते हैं जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है, धारा 16(1). कानून खुद क्या कहता है? राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जिला मजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो डीएम को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये तय करे कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का इलाका कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म। तो ये स्थानीय सीमाएं आखिर हैं क्या? बस यूं समझिए कि ये किसी शहर का एक हिस्सा या आसपास के कुछ मोहल्ले हो सकते हैं। ये वो दायरा है जिसके इंचार्ज एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर डीएम कोई सीमा तय ही न करे तो क्या तब सारा काम रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में इसके लिए भी एक बहुत दिलचस्प व्यवस्था है। और वो व्यवस्था ये है, कानून कहता है कि प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग। मतलब अगर कोई खास नियम नहीं बनाया गया तो फिर ये आम नियम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुलते हैं। अगर डीएम ने एक नक्शा बना दिया तो मैजिस्ट्रेट उसी नक्शे के अंदर काम करेगा, और अगर कोई नक्शा बना ही नहीं तो फिर उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र पूरा का पूरा जिला बन जाता है। ये सब कुछ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के एक फैसले पर टिका है। सोचिए, ये कितना बड़ा अधिकार है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा किया ही क्यों जाता है? इस कानून के पीछे का असल मकसद क्या है? चलिए अब ये जानते हैं। इसका जवाब हमें सीधे ऑफिशियल नोट से मिलता है। साफ साफ लिखा है, इसका मकसद कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करना है। यानी बात बस इतनी सी है कि हर किसी का कार्यक्षेत्र एकदम स्पष्ट हो। और आखिर में इसका एक ही मतलब है, कन्फ्यूजन खत्म करना और एक व्यवस्थित सिस्टम बनाना। एक ऐसा ढांचा जहां हर किसी को पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है और उनका दायरा क्या है। तो इस सब का हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब सीमाएं साफ होती हैं तो अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इससे ये पक्का होता है कि दो अधिकारी एक ही काम के लिए आपस में ना उलझे और हर कोई अपने इलाके के लिए जवाबदेह हो। एक ऐसा सिस्टम बनता है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो ये बात सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। जरा सोचिए, चाहे सरकार हो, कोई कंपनी हो या फिर एक स्पोर्ट्स टीम, साफ साफ सीमाएं और तय भूमिकाएं एक कामयाब लीडरशिप के लिए कितनी जरूरी होती हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हर जगह काम आता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, सोचिए कि आपके शहर में कोई बहुत बड़ा त्योहार या मेला लगने वाला है, हजारों लाखों लोग आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करवाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? आज हम ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। हम समझेंगे स्थानीय शासन की उस पूरी चेन ऑफ कमांड को जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी शहर या जिले में जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो आखिर फाइनल जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है? कौन है वो एक अफसर जिसके हाथ में पूरे जिले की कमान होती है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब किसी अंदाजे या पुरानी परंपरा में नहीं है। इसका जवाब मिलता है हमें बिल्कुल साफ साफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। और ये जो कानून है ना, ये सिर्फ अधिकारियों के लिए कोई रूल बुक नहीं है। ये हम सब के लिए, मतलब नागरिकों के लिए एक तरह का आश्वासन है कि एक सिस्टम है, एक साफ सुथरी व्यवस्था है जिससे चीजें सही तरीके से चलेंगी। तो चलिए इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड, इस पूरे ढांचे के टॉप से शुरू करते हैं। और सबसे ऊपर कौन है? वो हैं जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम सब डीएम के नाम से जानते हैं। आप इन्हें जिले का कप्तान समझ सकते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी काम करती है। तो ये जिला मजिस्ट्रेट आखिर हैं कौन? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये जिले के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। मतलब जिले में शासन और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए जिले में बाढ़ जैसी कोई आपदा आ जाए, तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो राहत और बचाव के काम में लगे हैं, उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने की जो फाइनल जिम्मेदारी है वो डीएम की ही होती है।
और ये जो पावर है ना डीएम के पास, ये सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं है, ये पावर सीधे कानून से आती है। संहिता का सेक्शन 17(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जिले के जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सब के सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर होंगे। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डीएम के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को कोई भी काम सौंप सकते हैं और ये भी पक्का कर सकते हैं कि वो काम ठीक से पूरा हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि टॉप पर कौन है। अब चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी चेन ऑफ कमांड को एक एक करके समझते हैं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो लेवल 1 सबसे ऊपर, जैसा कि हमने अभी बात की, सिर्फ एक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट। ये इस पूरे पिरामिड के शिखर पर हैं। अब आते हैं लेवल 2 पर, डीएम के ठीक नीचे। यहां आते हैं जिले के सभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इसमें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम भी शामिल हैं। अब ये एसडीएम कौन होते हैं? ये एक सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं जो जिले का ही एक हिस्सा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये सभी के सभी सीधे डीएम को रिपोर्ट करते हैं। और फिर आता है लेवल 3, मतलब सबसे लोकल लेवल। यहाँ एक सब डिवीजन के अंदर काम करने वाले जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो एसडीएम के अंडर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मोहल्ले या इलाके में कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने के लिए हमारा पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट अक्सर यही लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम होते हैं। तो ठीक है, ये पूरा ढांचा तो हमने कागज पर समझ लिया, पिरामिड देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि असल जिंदगी में जमीन पर इसका क्या मतलब है? ये जो शब्द है अधीनता या सबॉर्डिनेशन, ये असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक बड़ी कंपनी का उदाहरण लेते हैं। जो डीएम हैं वो समझ लीजिए कंपनी के सीईओ हैं। उनका पूरे जिले पर एक जनरल कंट्रोल होता है, वो पूरी बड़ी पिक्चर देखते हैं। और जो एसडीएम हैं वो एक डिपार्टमेंट के हेड की तरह हैं, जिनका अपने सब डिवीजन में काम करने वाले मजिस्ट्रेटों पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और यहीं पर डीएम की एक बहुत बड़ी पावर सामने आती है, और वो है काम को बांटने की शक्ति, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। ये पावर बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए डीएम पूरे जिले की जरूरतें देखकर काम को सही लोगों में बांटते हैं। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी काम रुके नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली चलता रहे। तो अब ये कार्य या बिजनेस आखिर है क्या? अरे ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए, या किसी बड़े पब्लिक फंक्शन के लिए परमिशन लेनी है, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले की कोई जांच करवानी है, या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो रोजमर्रा के काम होते हैं ये सब इसी कार्य में आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पूरे सिस्टम को इतना डिटेल्ड क्यों बनाया गया है? क्या कोई सिंपल सा सिस्टम बेहतर नहीं होता? आखिर इस तरह के एक साफ सुथरे हायरार्की की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। सोचिए, एक जहाज का अगर एक ही कप्तान हो तो वो सही दिशा में जाएगा, 2 होंगे तो कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल वैसे ही एक जिले में भी लीडरशिप की एक क्लियर लाइन होनी चाहिए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, मतलब ये पता होता है कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। और देखिए, इसका सीधा फायदा हम जैसे आम लोगों को मिलता है। जब सिस्टम क्लियर होता है तो हमें पता होता है कि अपनी प्रॉब्लम लेकर कहां जाना है, और अगर एक लेवल पर बात नहीं बनी तो अगला दरवाजा कौन सा खटखटाना है। हाँ, ये सच है कि कभी-कभी इस सिस्टम में भी अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, जानकारी मिलना और अपनी बात पहुंचाना दोनों आसान हो रहे हैं। इससे ये पूरा सिस्टम और भी बेहतर और एफिशिएंट बन रहा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा का पूरा ढांचा एकदम क्लियर और भरोसे के लायक होता है, तो उस समाज में, उस कम्युनिटी में निष्पक्षता और पब्लिक ट्रस्ट पर इसका क्या असर पड़ता है? ये कैसे मजबूत होता है? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि आखिर में एक वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ही एक मजबूत कम्युनिटी की नींव होती है। नमस्कार। जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान जज, वकील और आरोपी पर ही जाता है। लेकिन एक ऐसा अधिकारी भी है जो पर्दे के पीछे रहकर न्याय की नींव को मजबूत करता है, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अब भारत के नए आपराधिक कानूनों ने इनकी भूमिका को और भी अहम बना दिया है। तो चलिए आज इन्हीं नए नियमों और इनकी अहमियत को समझते हैं। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब कोई अपराध होता है तो अदालत में सरकार या कहिए कि राज्य की तरफ से कौन खड़ा होता है?
इसका जवाब ही हमें लोक अभियोजक की इस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका तक ले जाता है। पहला और सबसे जरूरी पहलू, आखिर ये लोक अभियोजक होता कौन है? ज्यादातर लोग उन्हें सरकारी वकील के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं कि अधूरी है। असल में उनकी भूमिका इससे कई ज्यादा गहरी और जिम्मेदार है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोक अभियोजक का पहला काम किसी भी कीमत पर सजा दिलवाना नहीं होता, बल्कि उनका असली कर्तव्य है अदालत के सामने मामले के सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रखना, ताकि सच सामने आ सके। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्राइवेट वकील की जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए होती है और उसका एक ही लक्ष्य होता है, केस जीतना। लेकिन एक लोक अभियोजक की जिम्मेदारी कई गुना बड़ी है, अदालत के प्रति, राज्य के प्रति और यहाँ तक कि आरोपी के प्रति भी, ताकि सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस बात को और भी साफ कर देता है। यहाँ जीत से कहीं ज्यादा महत्व सच को दिया गया है, और यही वो सिद्धांत है जो लोक अभियोजक के पद को इतनी गरिमा और सम्मान देता है। तो जब भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है, तो सवाल उठता है कि इस पद पर नियुक्ति होती कैसे है, कौन चुनता है इन्हें, आखिर इस प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग लेवल पर थोड़ी अलग है, ताकि शक्तियों का एक सही संतुलन बना रहे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हाई कोर्ट लेवल पर नियुक्ति के लिए खुद हाई कोर्ट से सलाह मशवरा जरूरी है। वहीं जिला स्तर पर कार्यपालिका यानी जिला मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका यानी सत्र न्यायाधीश दोनों की सलाह ली जाती है। ऐसा क्यों? ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जिला स्तर पर यह प्रक्रिया 3 आसान से स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश मिलकर योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका की सीधी भूमिका होती है। इसके बाद ही राज्य सरकार उस पैनल में से किसी एक को नियुक्त कर सकती है। वो अपनी मर्जी से किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं चुन सकती। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है। उन राज्यों का क्या जहां अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर, मतलब एक रेगुलर टीम पहले से ही मौजूद है? नियम यहाँ बिल्कुल साफ है। अगर किसी राज्य में अभियोजकों का एक स्थापित कैडर है, तो नियुक्ति उसी में से होगी। कैडर का मतलब है एक स्थायी व्यवस्था, जहां सहायक लोक अभियोजक अनुभव के साथ प्रमोट होकर लोक अभियोजक बनते हैं। बाहरी पैनल का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब उस कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले। ठीक है, हमने नियुक्ति की प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन इस पैनल या कैडर में शामिल होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आखिर कितने अनुभव की जरूरत होती है? कम से कम 7 साल। जी हाँ, लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक बनने के लिए एक वकील के तौर पर कम से कम 7 साल का अनुभव होना ही चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि पद पर बैठा व्यक्ति कानून की बारीकियों और अदालती कार्यवाही को अच्छी तरह समझता हो। और जब मामला ज्यादा गंभीर या जटिल हो, तो अनुभव की जरूरत भी ज्यादा होती है। किसी विशेष मामले के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने पर यह सीमा बढ़कर 10 साल हो जाती है, ताकि उस व्यक्ति के पास मामले को संभालने के लिए गहरी विशेषज्ञता हो। एक और जरूरी बात, प्रैक्टिस के इन वर्षों की गिनती करते समय अगर किसी ने पहले लोक, अतिरिक्त या सहायक लोक अभियोजक के रूप में काम किया है, तो उस समय को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, सही व्यक्ति को नियुक्त करना एक बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें, उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर लोक अभियोजक की स्वतंत्रता का सवाल आता है, एक ऐसा पहलू जिस पर अदालतों ने बार बार जोर दिया है। ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि एक नई सरकार सत्ता में आ गई है, मौजूदा अभियोजकों को हटाया नहीं जाना चाहिए। ये कानूनी अधिकारियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है और उन्हें राजनीतिक बदलावों से बचाता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण संतुलन है। अगर नियुक्ति को लेकर जिला जज और जिला मजिस्ट्रेट में मतभेद हो, तो जज की राय को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव को कम किया जा सके और नियुक्ति पूरी तरह योग्यता और निष्पक्षता पर आधारित हो। इससे ये बात और पुख्ता हो जाती है कि न्यायिक सिफारिश सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक वैध नियुक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना की गई कोई भी नियुक्ति अमान्य हो सकती है, उसे रद्द किया जा सकता है। तो अंत में अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए, तो लोक अभियोजक की भूमिका का सार क्या है? उनका असली वादा क्या है?
ये एक लाइन लोक अभियोजक की पूरी जिम्मेदारी को बयां कर देती है। उनकी ड्यूटी राज्य, अभियुक्त और न्यायालय तीनों के प्रति होती है। वो किसी एक पक्ष के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वो तो न्याय की पूरी प्रक्रिया के लिए काम करते हैं। यही बात उनकी भूमिका को इतना अद्वितीय और निष्पक्ष बनाती है। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में, जहां हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष हावी है, एक निष्पक्ष अभियोजक न्याय की नींव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पे जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारी पूरी न्याय प्रणाली के भविष्य से जुड़ा है। चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, और खास तौर पर इसकी धारा 19 की। अब ये धारा ना कोर्ट रूम के एक बहुत ही जरूरी किरदार की नियुक्ति के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये नियम आखिर हैं क्या, और कौन है जो इन्हें अपॉइंट करता है? आइए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्हें हम शॉर्ट में APP भी कहते हैं, आखिर हैं कौन? देखिए, ये वो अधिकारी होते हैं जो मैजिस्ट्रेट की अदालतों में सरकार मतलब स्टेट की तरफ से केस लड़ते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इनका काम ये पक्का करना है कि सरकार का पक्ष अदालत में एकदम सही तरीके से और मजबूती से रखा जाए। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि APP क्या करते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पर कि इन्हें अपॉइंट करने का जिम्मा आखिर है किसका, मतलब सबसे पहले ये पावर किसके पास है। यहाँ पर ना चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, दो मेन प्लेयर्स हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। अब कानून में इस्तेमाल हुए शब्दों पर गौर कीजिए। राज्य सरकार के लिए लिखा है शैल, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें हर जिले में एक या ज्यादा APP नियुक्त करने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिए शब्द है मे, यानी वो चाहें तो किसी खास केस के लिए APP अपॉइंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक के लिए जिम्मेदारी है और दूसरे के लिए एक विकल्प। पर एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए किसी केस के लिए कोई ऐप है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून ने इस सिचुएशन का भी तोड़ निकाल रखा है, और वो तोड़ ये है, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को उस केस का इंचार्ज बना दे। मकसद बस एक है कि न्याय की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये काम अपनी मर्जी से जब चाहे तब नहीं कर सकते। एक शर्त है, और वो शर्त जुड़ी है इस नंबर से, 14। जी हाँ, उन्हें राज्य सरकार को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी चेक समझ सकते हैं, ताकि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। अब आते हैं इस कानून के सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। एक बड़ा लेकिन है यहाँ। सवाल यह है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर प्रोसिक्यूटर बन सकता है? क्या वो केस लड़ सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ऐसा सिर्फ कुछ बहुत ही खास शर्तों के तहत ही हो सकता है। कानून इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि यहाँ हितों का टकराव, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, बिल्कुल ना हो। तो वो शर्तें हैं क्या? बहुत सीधी सी दो बातें हैं। किसी पुलिस ऑफिसर को APP नहीं बनाया जा सकता अगर, पहली बात, उन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हिस्सा लिया हो। भाई ये तो कॉमन सेंस है, वरना निष्पक्षता कहाँ रहेगी। और दूसरी शर्त, अगर वो ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का हो, मतलब सीनियरिटी और तजुर्बे को भी देखा जाता है। कानूनी नोट्स में भी ये बात साफ साफ लिखी है, और ये कोर्ट उसी तरफ इशारा करता है। आमतौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी इस पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं है। तो इससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूटर बनाना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए है, कोई रूल नहीं। तो अभी तक हमने जो भी बातें की, चलिए फटाफट से उसे समेटते हैं। इस पूरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की एक हायरार्की है, एक क्रम है, उसे देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर यानी पहली जिम्मेदारी है राज्य और केंद्र सरकार की। अगर उनसे बात नहीं बनती या कोई अवेलेबल नहीं है तो प्लान B के तौर पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और सबसे आखिर में एक स्पेशल केस की तरह एक क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो जैसा कि जाहिर है, एक बिल्कुल क्लियर चेन ऑफ कमांड है। और जाते जाते एक और बड़ी मजेदार बात, ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। इस कानून के हिसाब से
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना कंपलसरी नहीं है ना? ये थोड़ी हैरान करने वाली बात। ये क्वालिफिकेशन को एक अलग ही एंगल से देखता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ पाबंदियां हों, लेकिन क्या एक पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूशन की इजाज़त देना न्याय व्यवस्था में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के बीच की जो एक बहुत ज़रूरी लाइन है, उसे कहीं ना कहीं धुंधला तो नहीं करता? इसके लंबे समय में क्या नतीजे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार। भारत की क्रिमिनल लॉज में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये सीधे तौर पे जुड़ा है कि अदालतों में केस कैसे लड़े जाते हैं। तो आज हम इसी बदलाव को, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए एक बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई अपराध होता है तो अदालत में सरकार का पक्ष कौन रखता है? कौन ये पक्का करता है कि न्याय हो? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब असल में अब तक काफी पेचीदा था। जी हाँ, बिल्कुल। पुराने सिस्टम में ये क्लियर ही नहीं था कि प्रोसिक्यूशन की कमान असल में किसके हाथ में है। और इसी कन्फ्यूजन को, इसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए ये नया कानून लाया गया है। अच्छा, तो इस बदलाव की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पुराने सिस्टम को देखना होगा, जो सच कहें तो काफ़ी बिखरा हुआ था। तो ये देखिए, प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? सिस्टम ना 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मैजिस्ट्रेट के अदालतों में प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट कर रहा था पुलिस डिपार्टमेंट, और वहीं सेशन कोर्ट्स में इसकी कमान थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। मतलब सोचिए, एक ही काम के लिए 2 अलग बॉस। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, कन्फ्यूजन और अकाउंटेबिलिटी की कमी। अरे भाई, जब कोई एक सिंगल बॉस ही नहीं है तो काम की निगरानी कौन करेगा? इसी बिखरे हुए सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी था। और बस इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर नए कानून के सेक्शन 20 में एक बिल्कुल नई व्यवस्था पेश की गई है। नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये डायरेक्टोरेट है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक नया सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसे हर राज्य सरकार बनाएगी। इसका सिर्फ एक काम होगा, पूरे राज्य में प्रोसिक्यूशन को मैनेज करना। मतलब वो जो 2 अलग-अलग बॉस वाली कहानी थी ना, वो अब खत्म। अब सारा काम एक ही छत के नीचे, एक ही सिस्टम से होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये नया ऑर्गेनाइजेशन आखिर काम कैसे करेगा। इसकी चेन ऑफ कमांड क्या होगी? देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा और क्लियर है। सबसे टॉप पर है स्टेट का होम डिपार्टमेंट। ठीक उसके नीचे आते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर उनके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर्स और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स। एकदम क्लियर हायरार्की, जिसमें सबको पता है कि कौन किससे रिपोर्ट करेगा। और यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब पूरे डायरेक्टोरेट का सिर्फ एक हेड होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये वही सिंगल बॉस है जिसकी कमी पुराने सिस्टम में सबसे ज्यादा महसूस होती थी। तो यहाँ और क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा। जो डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, वो सीधे डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो सीधे डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर को। मतलब साफ है, अब चाहे कोई हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सब के सब एक ही सिस्टम का हिस्सा होंगे और एक ही कमांड को फॉलो करेंगे। ठीक है, सिस्टम तो बन गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इन इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर बैठेगा कौन? कानून ने इसके लिए भी एकदम क्लियर क्वालिफिकेशंस तय कर दी हैं। ये नंबर देखिए, 15। अब ये 15 क्या है? ये है मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस, जो इस डायरेक्टोरेट के टॉप पदों पर बैठने के लिए चाहिए। और ये दूसरा नंबर 7, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जरूरी मिनिमम एक्सपीरियंस। तो इन नंबर्स का मतलब क्या निकलता है? मतलब एकदम साफ है, एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा गया है। टॉप पोजीशंस यानी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लिए कम से कम 15 साल की वकालत का अनुभव या फिर सेशन जज होना जरूरी है, और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब साफ है, इन पदों पर सिर्फ और सिर्फ अनुभवी लोग ही बैठेंगे। ओके, तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। लेकिन ये नया सिस्टम सिर्फ पोस्ट्स के बारे में नहीं है। इसमें काम का जो बंटवारा है ना, वो भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। और इसका बेसिस क्या है?
मामले की गंभीरता, यानी केस कितना सीरियस है। अब ये टेबल इस पूरे सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती है। देखिए, जो डायरेक्टर हैं वो सबसे गंभीर मामलों को मॉनिटर करेंगे, मतलब ऐसे केस जहां सजा 10 साल से ज्यादा, उम्र कैद या मौत की हो सकती है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो 7 से 10 साल की सजा वाले मामले देखेंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर वो 7 साल से कम सजा वाले मामलों की निगरानी करेंगे। तो इस तरह के बंटवारे का मकसद क्या है? बिल्कुल सीधा सा है। जो ज्यादा सीरियस केस हैं उन पर सीनियर अधिकारियों की सीधी नजर रहे, और जो कम गंभीर मामले हैं वो भी तेजी से निपटें, यानी हर केस को उसकी जरूरत के हिसाब से तवज्जो मिले। तो कुल मिलाकर इस पूरे रिफॉर्म का, इस पूरे सुधार का आखिर गोल क्या है? अगर 2 शब्दों में कहें तो स्पीड और क्लैरिटी। तो इस पूरे सुधार का निचोड़ क्या है? पहली बात, प्रोसिक्यूशन के लिए एक क्लियर सिंगल हायरार्की बनाना। दूसरी, ये पक्का करना कि प्रोसिक्यूटर्स दूसरी एजेंसियों से आज़ाद होकर काम करें। तीसरी, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई को और ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाना। और आखिर में लीगल प्रोसीडिंग्स में तेज़ी लाना, ताकि न्याय जल्दी मिल सके। अल्टीमेटली ये सब कुछ एक ही गोल की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी प्रोसिक्यूशन एजेंसी बनाना जो इंडिपेंडेंट हो, एफिशिएंट हो और जो असरदार तरीके से न्याय दिला सके। देखिए, कागज पर तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सुधार बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या ये नई व्यवस्था जमीन पर असल में न्याय की रफ्तार को बढ़ा पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।